Hello everyone, we are here with our next topic of chapter 2, that is about food preservation. In this topic we are going to discuss about that how our food is going to be preserved, and it is going to be preserved from the action of microorganism which is going to contaminate our food substances. So, in our chapter 1, we have to recall that where discuss about that how we are going to preserve our food and how we are going to store them. These things are very necessary for the preservation process, because if we are going to preserve our food is beneficially, then it is going to be always in a good quality, always in a healthy manner, which is healthy for us also. So the food preservation is very important for us, and we have to understand it also. So here are also some examples by which we are going to understand this topic. Okay, here given that that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. मतलब कि हम लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मान लो हम लोग का भी अगर एक ब्रेड का टुकड़ा है, अगर उसको जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, वहाँ पर अगर हम लोग थोड़े कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं, कुछ घंटों के लिए, तो क्या होगा, उस ब्रेड पर फंगस डेवलप हो जाएंगे, जो कि क्या है, फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इस तरीके हम लोग क्या देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल और फूड, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, हमारे फूड को स्पॉइल किया। मतलब कि जहां भी फेवरेबल कंडीशन खुद के लिए देखेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा कि उस चीज पे, उस सब्सटेंस पे वो खुद को क्या करने लगेगा, डेवलप करने लगेगा, जिसके वजह से जो है, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हमारे लिए वो मतलब एक तरीके से फ्रेंडली नेचर एक्ट करेगा, और अगर हमारे लिए वो हार्मफुल है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिजास्टरस एंड हार्मफुल फॉर अस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग ब्रेड को कुछ देर के लिए मॉइस्टेन कंडीशन में अगर उसको रख देते हैं, तो वहाँ पर उस पर क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगेंगे, जो कि क्या जिसके वजह से क्या होगा, ब्रेड जो है स्पॉइल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो स्पॉइल्ड फूड है उसमें से स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। मतलब कि जो फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, उसका क्या होता है कि उसमें से स्मेल जो है उसकी बहुत गंदी आती है, उसका टेस्ट और कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कब होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में डेवलप करने लगता है, या फिर अपना वो खुद से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करने लगता है, तो क्या होगा, फूड जो है अपना कलर चेंज करेगा, उसमें से स्मेल गंदी आने लगती है, मतलब अलग उसका स्मेल आने लगता है। देखो क्या है, पहेली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। क्या है कि पहेली है, एक लड़की है जो जिसने क्या किया कि कुछ आम को खरीदा। ठीक है, कुछ आम उसने खरीदा, लेकिन उसे कुछ दिनों तक वो खा नहीं पाई। ठीक है, लेटर सी फाउंड दैट दे वेर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सी इज कंफ्यूज्ड। मतलब कि जब वो आम खरीदी, उसको कुछ दिनों तक वो नहीं खा पाई, तो उसने कुछ दिन के बाद क्या देखा कि वो जो आम है वो खराब हो गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ वो इस बात पे कंफ्यूज हो गई कि उसकी जो दादी माँ है उन्होंने आम का अचार बनाया है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलता है, बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है, खराब नहीं होता है। तो वो ये जानना चाह रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ, मतलब मैंने जो आम ला करके रखा वो खराब कैसे हो गया, और जो आम का अचार है वो बहुत दिनों तक रखा रह जाता है लेकिन खराब नहीं होता है, क्यों।
इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव मेथड्स पढ़ेंगे, जिसके वजह से हम लोग अपने भोजन को घर पे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको अच्छे से रख सकते हैं, स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, उसमें से पहला क्या है, पहला हम लोग इसमें क्या देखेंगे, केमिकल मेथड। इसमें क्या है, साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसमें जो सॉल्ट है और एडिबल ऑयल मतलब कि वैसा तेल जो कि खाने के लिए यूज़ किया जाता है, उन ये दोनों को क्या किया जाता है, एडिबल ऑयल्स को, ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जिनको कि किसी भी फूड आइटम में मिलाया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड में डेवलप ना कर सके। इस वजह से हम ये दोनों को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। मतलब कि इस वजह से ये दोनों को हम क्या कहेंगे, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। मतलब कि जो सॉल्ट है और एडिबल ऑयल, इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में डेवलप नहीं होता है और हमारा फूड जो है स्पॉइल्ड होने से प्रिजर्व हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग सॉल्ट और एडिबल ऑयल को क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। देखो क्या है, वी ऐड एसिड और सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि साल्ट हो गया या फिर और भी केमिकल्स ऐसे आते हैं जैसे विनेगर हो गया, ये सब ऐसे एसिड हैं जिसको कि हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं पिकल्स में, जैसे कि पिकल्स में यूज़ करते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स जो हैं, छोटे छोटे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप ना कर सकें और जो है पिकल मतलब अचार खराब ना हो। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर हमारा वो भी आंसर मिल गया कि जिसमें कि पहेली ने पूछा था कि वो मैंगो लाई थी और उसने कुछ दिन तक उसे नहीं खा पाई और जो है आफ्टर सम टाइम दैट मैंगो इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड। देन अ क्वेश्चन केम इन हर माइंड दैट हाउ the mangoes is going to be spoiled which is taken by her, and what is the difference between the mango bought by her and the mango which is going to be the mango pickle which is going to be made by her grandmother। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझ में आ गया ना कि पिकल्स जो है मतलब आम का जो भी अचार हो या फिर किसी और भी चीज़ का अचार हो, तो वो क्यों नहीं खराब होता है, क्योंकि उसमें जो है साल्ट और ऑयल मिक्स रहता है जो कि क्या करता है, माइक्रोब्स को डेवलप करने से रोकता है। ठीक, सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रेजर्वेटिव्स। मतलब कि सोडियम बेंजोनेट है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है और सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये दोनों क्या है, ये प्रेजर्वेटिव्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। मतलब कि ये जो है सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, जैम जो बनता है, जो जैम होता है और स्क्वैसेस होते हैं, खरीदे जाते हैं, ये सब मार्केट में अवेलेबल होता है, आदमी खाने के लिए खरीदता है। तो ये सब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो किस में यूज़ किए जाते हैं, जैम्स और स्क्वैसेस में, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल्ड होने से इसको बचाया जाता है इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स को यूज करके। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि केमिकल मेथड को कैसे यूज करके हम लोग फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। ठीक है, प्रेजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। अब हम लोग समझेंगे कि कॉमन साल्ट मतलब कि जो भी सॉल्ट है उसको यूज करके हम लोग अपना भोजन किस तरीके से बचा सकते हैं, हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, कॉमन साल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मतलब कि जो साल्ट होता है, कॉमन साल्ट मतलब जो कि घरों में यूज किया जाता है, वो क्या होते हैं कि उसको किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो भी मीट है मतलब मीट मिलता है खाने के लिए या फिर जो भी, और फिश मतलब कि जो मछलियाँ रखी रहती हैं मरी हुई, तो वो क्या होता है, उनको वहाँ उसके ऊपर सॉल्ट का यूज किया जाता है ताकि बहुत लंबे टाइम तक उसको
बचाया जा सके, फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, मतलब कि उसको खराब होने से बचाया जा सकता है सॉल्ट को अगर हम लोग यूज करें तो। ठीक है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि यहाँ पर देखो चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर ये कह रहा है ताकि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उससे बचाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का मतलब ये है। क्या कह रहे हैं, मीट और फिश जो है इसको क्या किया जाता है, अगर वो मतलब लिविंग स्टेज में नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, सूखा नमक अप्लाई किया जाता है, छिड़का जाता है, ताकि उसके ऊपर जो है माइक्रोब्स जो हैं या फिर बैक्टीरिया जो हैं वो डेवलप ना करें। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रेजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा, मतलब कि हम लोग मतलब नमक छिड़क करके और भी बहुत सारे फूड आइटम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, आंवला हो गया। ठीक है। रॉ मैंगोज मतलब कि कच्चा आम जो है उसके ऊपर भी हम लोग नमक छिड़कते हैं ना, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो खराब हो जाता है। मान लो कि ऐसे तुम लोग घर में भी मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा कि अचार बनाया जाता है, उसके पहले भी अगर धूप में सूखने के लिए अगर डाला जाता है आम को, तो उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है ताकि उसमें जो है बैक्टीरिया या फिर किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ना हो। ठीक है। So these are the common preservative methods which is going to be used for the preservation of food by using salt. Okay. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है preservation by sugar, मतलब कि हम लोग चीनी या फिर मीठा मतलब जो भी शुगर है उसको यूज करके कैसे हम लोग अपने भोजन को स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। देखो क्या है, जैम्स, जेली एंड स्क्वैचेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, मतलब कि जो भी मीठा चीज होता है, देखे हो मीठे चीज, मान लो अगर घर में चटनी भी बनाया जाता है तो देखो जो नमकीन चटनी बनता है वो भी बहुत दिनों तक रह जाता है क्योंकि उसमें नमक ऐड रहता है, नमक उसमें मिलाया रहता है, तो इस वजह से वो खराब नहीं होता है। ठीक है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जैसे कि मीठा चटनी भी जो है उसको भी बनाया जाता है तो वो भी कुछ दिनों तक रह जाता है, ताकि मतलब क्योंकि उसमें शुगर एडेड है, और शुगर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो क्या करता है, रोकता है। तो वैसे ही इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैम हो गया, जेली हो गया, स्क्वैसेस हो गए, ये किस चीज से प्रिजर्व किए जाते हैं, शुगर उसमें ऐड कर देने से वो क्या होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर पाते हैं। शुगर क्या करता है, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि शुगर जो है अगर किसी चीज में ऐड किया गया, किसी चीज में मिलाया गया, तो उसमें क्या करता है, वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, उसमें वो किसी चीज में किसी फूड आइटम में एडेड है शुगर, तो वो क्या करेगा, उस फूड आइटम से अगर कोई कुछ भी मॉइस्चर अगर वो छोड़ रहा है, मतलब उसमें से पानी अगर निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस चीज को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। शुगर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया डेवलप होने से जिसके वजह से बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू प्रिजर्व आवर फूड बाय एडिंग शुगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि सिर्फ ऑयल और विनेगर को यूज करके हम लोग कैसे अपने भोजन को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ठीक है। क्या दिया है, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन इन्वायरमेंट, मतलब कि मान लो किसी भी फूड आइटम में अगर ऑयल यूज है या फिर विनेगर यूज्ड है, तो वहां पर क्या होगा, बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वो एक सुटेबल कंडीशन नहीं होता है, सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता है जहाँ पर कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके। ठीक है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, मतलब कि बहुत मतलब जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, या फिर फ्रूट्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या होता है कि कभी कभी इस प्रिजर्वेटिव मेथड्स को यूज करके उनको बचाया जाता है।
मतलब कि ऑयल और विनेगर को यूज करके बहुत सारे फूड आइटम्स को स्पॉइल्ड होने से बचाया जाता है, खराब होने से बचाया जाता है, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, मतलब कि ठंडा और गर्म करने से कैसे हम लोग फूड को, मतलब भोजन को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। मतलब कि तुमने देखा होगा अपने घर में कि तुम्हारी मदर जो हैं वो क्या करती हैं, मिल्क को उबालती हैं, मतलब बॉयल करती हैं, ताकि उसे स्टोर करके रखा जा सके, मतलब कुछ देर, मतलब उसको रखा जा सके और यूज किया जा सके बाद में, ठीक है। क्या होता है, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जब किसी भी चीज को बॉयल किया जाता है तो उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस चीज में प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएंगे, वो बॉइलिंग के द्वारा उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाते हैं, ठीक। उसी तरीके क्या है, वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को कुछ ऐसे मतलब फूड सब्सटेंसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब कि अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को रोकता है। और ज्यादा मतलब कि टेम्परेचर वैसे ज़्यादा हुआ हीटिंग प्रोसेस में, और जब ठंडा क्लाइमेट है मतलब कि टेम्परेचर लो है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या है, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes, मतलब कि उबला हुआ जो दूध होता है उसको हम लोग बिना फिर दोबारा उबाले भी, उसको बिना बॉयल किए भी हम लोग उसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बिकॉज मतलब कि क्या होता है कि जब पहली बार कच्चे दूध को उबाला जाता है तो उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। वो हार्मफुल माइक्रोब्स से फ्री रहता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, मतलब कि क्या होता है, मिल्क को क्या करना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक उबालना चाहिए, गर्म करना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना चाहिए, उसको फिर ठंडा करके फिर उसको स्टोर करके, या फिर मतलब कहीं भी अगर रेफ्रिजरेटर है तो वहां पर भी हम लोग रख सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसे जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं तो वहां पर भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, हम लोग इस तरीके को अपनाने से हम लोग इस तरीके को अपनाकर क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स के ग्रोथ में डेवलपमेंट जो भी होता है उससे हम लोग बचा सकते हैं फूड को, ठीक है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर एंड इट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन, मतलब कि ये जो प्रोसेस है कि मतलब ज़्यादा टेम्परेचर यूज करके, कम टेम्परेचर यूज करके हम लोग जो फूड को प्रिजर्व करते हैं माइक्रोब्स के डेवलपमेंट होने में, तो इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया, इस प्रोसेस को किसने डिफाइन किया, लुइस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस को डिफाइन किया, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। इस वजह से हम लोग जो हीटिंग प्रोसेस और कोल्ड हीटिंग एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स जो है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर, ओके। तो अगर पूछा जाए कि पाश्चराइजेशन प्रोसेस क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड बाय यूजिंग हीट एंड कोल्ड मेथड, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन मेथड, ओके। आगे का क्या है, स्टोरेज एंड पैकिंग, मतलब कि हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स को स्टोर करके कैसे रखते हैं और उसको पैक करके भी क्या करते हैं,
उस फूड आइटम को हम लोग स्पॉइल होने से बचाते हैं। कैसे? दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेज टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, मतलब कि क्या है कि इस समय क्या है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं और वेजिटेबल्स भी, यहाँ तक कि उनको क्या किया जा रहा है कि पैक करके एयर टाइट पैक, प्लास्टिक आता है, पॉलीथीन आता है, उसमें क्या क्या करके उसमें पैक करके बेचा जा रहा है, ताकि वो दूसरे बाहर से इन्वायरमेंट, मतलब एटमॉस्फेयर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनसे उन सारे वेजिटेबल्स और फूड आइटम्स को बचाया जा सके। सो दैट्स वाई दीज आर द कॉमन एंड सम मेथड्स बाय यूजिंग we can preserve our food items from getting it spoiled. ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो देखो, हम लोगों ने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, बट वो जो है मतलब सॉइल में या फिर प्लांट के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। और प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए किसका हेल्प लेता है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेता है जो कि सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो क्या है हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि देखो, जो है नाइट्रोजन तो मतलब बैक्टीरिया या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्लांट में यूज कर लिया जाता है उनके एक्शन के थ्रू। बट हम लोग ये भी देखते हैं कि उतना नाइट्रोजन यूज होने के बाद भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि उसका जितना कंटेंट है उतने ही अमाउंट में, वो फिक्स्ड अमाउंट में फिर से प्रेजेंट रहता है, उसका अमाउंट जो है कम नहीं होता है। तो ये कैसे, ये जो बैलेंसिंग लेवल है ये कैसे होता है, इस चीज को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब समझ में आया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन जो है फिक्स अमाउंट में एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट रहता है इफ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द प्लांट ऑल्सो एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। ओके, तो हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को देखते हैं। देखो, ये फिगर दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल का। इसमें क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको जो है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके द्वारा यूज किया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो हम लोग इसको पहले पैराग्राफ के थ्रू देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो क्या है, आवर एटमोसफेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, मतलब कि हमारा जो एटमोसफेयर है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है? 78%। And nitrogen is one of the essential constituent of all living organism as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। और हम लोग ये जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है एक तरीके से बहुत ज़्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किस किस चीज़ में, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में प्रोटीन्स में हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, या फिर और भी जो भी अदर विटामिन कंटेंट हैं उनके लिए क्या होता है, उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब उसका प्रेजेंट हो उसमें उस सारे कॉन्स्टिट्यूएंट में वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो क्या है, द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन फिर भी देखो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हमने बताया कि प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, ये सारी चीज़ों में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। लेकिन फिर भी मतलब प्रेजेंट रहता है मीन्स दैट कि देखो, सबसे पहली बात तो कि हम लोग जानते हैं कि इस इन्वायरमेंट में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहले क्या है, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफिक। पहले ऑटोट्रॉफिक में मतलब जो अपना खुद से भोजन बनाता है मीन्स दैट कि प्लांट, और हेटेरोट्रॉफिक में जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं
ठीक है, जैसे कि अदर एनिमल्स, ह्यूमंस हो गए, और भी कुछ उसमें ऐसे प्लांट भी आते हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बट मेनली ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ प्लांट ही आते हैं, ठीक है, जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो हम लोग अगर प्लांट की बात करें और दूसरे एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि ह्यूमंस को लेकर के हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं, तो प्लांट और ह्यूमन में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो क्या है, प्लांट अपना भोजन खुद से बना करके प्रिपेयर करता है, ठीक है, और जो भी ह्यूमन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने भोजन के लिए। तो प्लांट ने जब अपना भोजन बनाया तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वो नाइट्रोजन कैसे लेता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाता है, ठीक है, वो यूज करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करता है और बैक्टीरिया का यूज करता है ताकि वो नाइट्रोजन को यूज कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन कंटेंट प्लांट में आया, तो जब उसने अपना एज अ फ्रूट, मतलब जब उसके प्रोडक्ट के उसके एज अ प्रोडक्ट जब वो फ्रूट उससे ऑब्टेन होता है, या फिर दूसरा ग्रेन्स ऑब्टेन होता है, मतलब कुछ जो भी अनाज होते हैं वो सारे ऑब्टेन होते हैं, तो मीन्स दैट कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी नाइट्रोजन का कंटेंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमने क्या लिया, प्लांट से नाइट्रोजन का कंटेंट लिया, मीन्स दैट कि हम लोग डायरेक्टली तो प्लांट से लिए और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लिए, ठीक है। तो क्या दिया है, द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि जो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वो डायरेक्टली प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो उनके द्वारा डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब किया जाता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, जिनका क्या वर्क होता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वंस नाइट्रोजन is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from soil through their root system, मतलब कि क्या है कि अगर एक बार जो नाइट्रोजन जो है एक यूजेबल कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है सॉइल के थ्रू, सॉइल में जो रूट प्रेजेंट रहता है उसके थ्रू, ठीक है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट these get these proteins and other nitrogen compounds, मतलब कि जो भी एनिमल्स प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगे, मतलब प्लांट से फ्रूट जो हो गया लिए, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली मतलब घास खाते हैं या फिर पेड़ पौधे के पत्तियों को खाते हैं, तो उन्हें भी क्या हो गया, नाइट्रोजन का कंपाउंड मिल गया, ठीक है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again, मतलब कि जब देखो प्लांट और एनिमल ने तो फिर नाइट्रोजन का कंटेंट जो है उसे इनडायरेक्ट वे में एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया। तो अगर जो प्लांट है या फिर जो भी एनिमल का पार्ट है वो अगर एनिमल जो है वो डाई कर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है वो क्या करते हैं कि उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो कोई भी प्लांट हो गया या फिर एनिमल हो गया, अगर वो मरते हैं, ठीक है, तो उनमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। फिर तो उस दौरान क्या होता है कि जो भी सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या करते हैं कि उस डेड बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करते हैं, फिर से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि फिर से प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम
टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमोसफेयर। और उसमें से कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में, जो कि कहाँ चला जाता है, एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब कि उसका जो अमाउंट है सेम रह जाता है, ना ही मतलब कि बहुत एक ही बार बहुत ज़्यादा नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। सो दैट्स वाई बाय दिस प्रोसेस द amount and the percentage of nitrogen in the atmosphere is going to be remains constant, and this process, the all over the process which is going to be given and which is described by me in this paragraph is called the nitrogen cycle। मतलब कि पहले एटमॉस्फेयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नाइट्रोजन जो है कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, और उस कंपाउंड को फिर प्लांट के द्वारा लिया गया, फिर प्लांट ने क्या किया कि उसका मतलब प्लांट के द्वारा जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ उसको एनिमल्स ने लिया, ठीक है, एनिमल्स ने कंज्यूम किया। और अगर ठीक है, अब और फिर जब क्या होता है कि जब वो एनिमल और प्लांट के पार्ट जब मतलब वो डेथ हो जाती है, एनिमल्स का जब डेथ हो जाता है तो फिर क्या होगा कि उनका जो डेड बॉडी पार्ट है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान जो भी सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करेंगे कि उस नाइट्रोजन कंपाउंड को, नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में फिर से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि फिर से प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो हम लोगों ने ये ऑल ओवर क्या पढ़ लिया, एक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लिया कि जहां से यूज हुआ फिर से वहीं आकर के रिलीज हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है, उसका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रह जाता है, सेम रह जाता है। ठीक है, सो हम लोगों ने अपना जो है चैप्टर 2 कंप्लीट किया। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर फिगर of nitrogen cycle which is given in your book. So that's all. We have completed our chapter 2, and after that we are going to start our next chapter. That's all for today. Thank you. Have a nice day. And also one more thing, that is like my channel and also subscribe it. Thank you.